हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर। तो गाइस हम लोगों ने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें हमने पूरी बात की थी एक फुल स्टैक वेब डेवलपर की। तब आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई कि सर एक बैक एंड वेब डेवलपर का वीडियो भी होना चाहिए जिसमें हम ये समझ सकें डिटेल में कि बैक एंड में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आ गए हम लोग इस वीडियो के साथ में, और इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जो 9 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो होता है किसी जनरल पर्पस स्पेसिफिक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको थोड़ी सी मास्टरी गेन करनी होती है या थोड़ा सा उसको अच्छे से समझना होता है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे कि ये लैंग्वेज हो सकती है PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी या जावा या सी शार्प या कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो इन फ्यूचर आपको बैकएंड बनाने में भी हेल्प करेगी। तो ये जो लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई है इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो फॉर द स्टार्ट। ये जो लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और मोस्टली लोग जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं आज के टाइम में, तो मैं जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ को इन डेप्थ अच्छे से समझूंगा। और अगर आप ऑलरेडी एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, मतलब आप फ्रंट एंड सीख चुके हैं, तो आपने वहाँ जावास्क्रिप्ट जरूर सीखी होगी। ये जो जावास्क्रिप्ट आपने वहाँ सीखी थी वही आपको यहाँ काम आने वाली है और बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, किसी एक लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से सीखा, उस पर अच्छी सी कमांड ले ली। आपने PHP सीख लिया या आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, उसको आपने अच्छे से सीख लिया। और वो सीखने के बाद उस पर आपने बहुत सारे तरीके से कोड लिखना सीख लिया। आपने ये सीख लिया कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, मैं किसी भी एक लैंग्वेज का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, बट मैं कहूँगा कि उस लैंग्वेज में जितनी भी चीज़ बेस लेवल पे अवेलेबल है वो सब कुछ आप सीख चुके हो। अब बारी आती है डेटाबेस सीखने की। डेटाबेस में आपको क्या करना है, क्योंकि आपने एक लैंग्वेज सीख ली और उस लैंग्वेज को अब आपको अच्छे से यूज़ करना आता है, अब आपको डेटाबेस यूज़ करना भी आना चाहिए। तो डेटाबेस 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा डेटाबेस होगा वो होगा रिलेशनल डेटाबेस। दूसरा जो हमारा डेटाबेस होगा वो होगा नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को कब चूज करना है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस को कब चूज करना है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। बट रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है, तो आप MySQL सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप जा सकते हैं PostgreSQL पे, या आप जा सकते हैं MariaDB पे। इनमें भी आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेगी, बट मैं बहुत सारी चीज़ें बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या तो PostgreSQL को या फिर MySQL को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस की, तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस में आज के टाइम में आप बहुत बार ये वर्ड सुनोगे MongoDB। तो आप MongoDB को यूज़ कर सकते हो या फिर आप CouchDB को यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ भी सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप MongoDB की तरफ जाओ। इसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी है कि आज के टाइम में जो मार्केट की डिमांड है उस चीज़ को समझते हुए आपको पढ़ना है, या उस चीज़ को समझते हुए आपको अपने नेक्स्ट स्टेप्स को लेना है, सो दैट ना सिर्फ आप किसी चीज़ को अच्छे से सीख जाओ, उससे बहुत अच्छा पैसा भी कमा सको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली हम सीख ही इसीलिए रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ सीख जाएंगे, जैसे MongoDB को हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा था और अब मैंने MongoDB सीख लिया, तो जावास्क्रिप्ट और MongoDB को लेकर अब मैं आगे चलूंगा। तो हमेशा आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप जिस लैंग्वेज को लेकर आपने शुरू किया था, जिस टाइप के डेटाबेस को लेकर आपने शुरू किया था, चाहे वो SQL हो या NoSQL हो, यानी रिलेशनल डेटाबेस हो या नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो, आप उस पर स्टिक रहेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने जावास्क्रिप्ट सीख ली, अब मैं पाइथन भी सीख लूँ, अब मैं PHP भी सीख लूँ, अब मैं जावा भी सीख लूँ। ये मल्टीपल चीज़ें आप नहीं करेंगे। आप एक चीज़ को अच्छे से सीखेंगे और उस पर स्टिक रहेंगे तब तक जब तक आप उसमें एक मास्टर ना बन जाए। क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टिक रहकर या एक पर्टिकुलर चीज़ पे कंसिस्टेंट रहकर उसको सीखते हैं, तब आप उसके इन अराउंड सारी चीज़ें जान लेते हैं और अब आप किसी भी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बैक में एक स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आप इसमें फेल हो भी गए तो पीछे आप वापस जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अब हम लोगों ने एक डेटाबेस भी सिलेक्ट कर लिया, तो लेट्स से हमने MongoDB सिलेक्ट कर लिया, या हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस को अगर हमें पढ़ना था तो हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस में MySQL सिलेक्ट कर लिया। रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में डिटेल अगर आपको डिफरेंस जानना है तो हमारे चैनल पे उसका भी वीडियो अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका, हम डेटाबेस को अच्छे से सीख चुके हैं। डेटाबेस में कैसे टेबल्स बनती है, कैसे हम लोग डेटाबेस में डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कैसे हम लोग डेटाबेस में रिलेशन बनाएंगे, कैसे टेबल में डेटा स्टोर करेंगे, डेटा रिट्रीव करेंगे, सारे क्लॉजेस कैसे काम करते हैं डेटाबेस में, कैसे सारे ऑपरेशंस जितने भी कर्ड ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो कैसे काम कर सकते हैं या वो कैसे काम करते हैं,
वो सारी चीजें आप सीख चुके हो। अब आप एक लैंग्वेज सीख चुके हो और डेटाबेस सीख चुके हो, तो थर्ड जो आपको करना होता है वो ये सीखना होता है कि हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स। अब आपको सिली सा एक क्वेश्चन लगेगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ये तो सबको पता है। आज किसी बच्चे को फोन पकड़ा दो तो उसको भी पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, बट नहीं, उसको इंटरनेट यूज करना आता है, इंटरनेट कैसे काम करता है ये नहीं पता है। तो आपको ये सीखना है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, यानी HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसे चलती है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल मतलब कि आप यहाँ से क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजोगे, सर्वर आपको रिस्पॉन्स देगा, तो वो कैसे होता है, इनमें कितने मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे आप रिक्वेस्ट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स में सीखनी होती है, या इनका आइडिया लेना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत इन डेप्थ चले जाओ, क्योंकि आप सिर्फ इंटरनेट पे काम नहीं करने वाले हो, आप तो पूरा बैकएंड डेवलपर बनने वाले हो। तो आप क्या करते हो, आप इन चीज़ों का भी एक अच्छा आइडिया ले लेते हो कि कैसे सेशन मैनेज होता है या कुकीज़ कैसे मैनेज होती है इंटरनेट के थ्रू। ये सारी चीज़ों का आपने आइडिया ले लिया, तो हाउ डज द इंटरनेट वर्क ये आपने थोड़ा सा सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, उसमें आपको सीखना होता है किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम को। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का नाम शायद आपको ना समझ में आए, बट गिट जब मैं बोलूंगा या मैं गिट हब की बात करूंगा तो मोस्टली लोगों के माइंड में एक क्लिक हो जाएगा। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, आपको गिट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको आपको सीखना है, सो दैट जो कोड आपने किया है या जो कोड जावास्क्रिप्ट से या डेटाबेस में आप जो चीजें कर रहे थे उसको आप कोलैबोरेट कर सको, मल्टीपल लोगों के साथ में जुड़ सको, और वहां पर आप एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन भी बना पाओगे। तो अगर आपको गिट को कंप्लीट सीखना है तो उसकी भी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप गिट को कंप्लीट सीख सकते हैं। जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम को आप अच्छे से सीख लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में आपको सीखना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब फिर से सिली सा क्वेश्चन लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे होंगे, हम कोड किस पे लिख रहे हैं? अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता तो हम कोड भी तो लिख रहे हैं, हम लोग किसी न किसी कोड एडिटर को यूज करते हुए कोड लिख रहे होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली आपको आता है, बट यहां मैं बात कर रहा हूं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए सीखने के लिए मैं कह रहा हूं, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो काम होते हैं कमांड लाइन इंटरफेस से, हम जो क्लिक करते हैं वो सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी GUI है, बट मैं यहां बात कर रहा हूं कमांड लाइन इंटरफेस की। तो कमांड लाइन इंटरफेस को आपको थोड़ा सा समझना होता है, और ये समझना होता है कि कमांड लाइन इंटरफेस कैसे काम करता है, उसमें कमांड्स कैसे लिखी जाती है, उसमें डायरेक्टरीज कैसे चेंज की जाती है, डायरेक्टरीज के अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे जाना है, कमांड से किसी डायरेक्टरी को कैसे बनाना है, रीनेम कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, या किसी पैकेज को एग्जीक्यूट करना है तो कमांड कैसे लिखे जाए, ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है। बिकॉज 90% ऑफ द सर्वर्स जो है, जो हम लोग आगे वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे सर्वर के बारे में, वो लिनक्स पे काम कर रहे होते हैं, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। अब लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं कह सकते, क्योंकि लिनक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो यू कैन स्टार्ट विद उबंटू, जो कि इजी टू लर्न है, यूजर फ्रेंडली है, आप उबंटू से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने के बाद, यानी लिनक्स को सीखने के बाद, अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप और चलते हैं और हम लोग सीखते हैं किसी फ्रेमवर्क को। तो गाइज अब तक आपने क्या किया, अब तक आप लोगों ने एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट मैं कहूँ आप बना चुके होंगे विद द हेल्प ऑफ कोर टेक्नोलॉजी, मतलब जावास्क्रिप्ट का हेल्प करके या सिर्फ PHP का हेल्प करके और किसी डेटाबेस को यूज करके आपने छोटे मोटे कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स बना लिए होंगे जो फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट हो चुके होंगे। अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है फ्रेमवर्क सीखने की। फ्रेमवर्क सीखने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पीछे मैंने एक प्लान शेयर किया है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आपको एटलीस्ट 2 महीने जाने चाहिए, 2 से 2.5 महीने जाने चाहिए, क्योंकि मैं जिस लेवल पे आपको बता रहा हूँ या जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उतना क्विक आप नहीं सीखोगे, आपको डिटेल में चीज़ों को सीखना होगा। अब जब आप 2 से 3 महीने बिता चुके हो, 2-3 प्रोजेक्ट्स बना चुके हो, तब बारी आ जाती है कि आप किसी फ्रेमवर्क को सीख लो। तो जैसे हम लोगों ने पीछे क्या सिलेक्ट किया था, जावास्क्रिप्ट को, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है नोड और एक्सप्रेस, हम उसको सीखेंगे। अगर मैंने PHP सिलेक्ट किया होता तो मैं लारावेल या कोड इग्निटर पे जा सकता था। अगर मैंने जावा सिलेक्ट किया होता तो मैं स्प्रिंग पे जाता। अगर मैंने हम लोगों का पाइथन सिलेक्ट किया होता तो मैं किस पे जाता? तो मैं जेंगो पे जाता। तो इनमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इन फ्रेमवर्क के साथ वो जो डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया था वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। फ्रेमवर्क और जो कोर टेक्नोलॉजी जो आपने एक लैंग्वेज सीखी थी, उसमें फर्क क्या होगा? उसमें फर्क ये होगा कि वहां जो काम करने में आपको 2 दिन लग जाते थे, हो सकता है वो यहाँ आधे दिन में हो जाए, क्योंकि कोड रिड्यूस हो जा रहा है। तो सिंपल सा फंडा है कि आपका कोड रिड्यूस हो गया और आपका काम फास्ट हो गया, और रोबस्ट कोड लिख पा रहे हो अब आप, क्योंकि फ्रेमवर्क किसी एक्सपीरियंस बंदे ने बनाया होगा जो आपसे 10 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट उसने अपना एक्सपीरियंस उस पूरे कोड में डाल दिया है। तो फ्रेमवर्क सीखने के बाद आपको क्या करना होता है? आप सिंपली जा सकते हो
डोमेन होस्टिंग एंड सर्वर्स कैसे काम करते हैं इन चीजों को सीखने पे। तो फ्रेमवर्क सीखने के बाद आप जा सकते हो कि एपीआईज कैसे डेवलप होती है और एपीआईज किस किस टाइप की होती है, जैसे रेस्टफुल एपीआई क्या होती है, सोप एपीआई क्या होता है, ग्राफक्यूएल एपीआईज कैसे होती है और कैसे बनती है, कैसे हम लोग उन एपीआईज को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उन एपीआईज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे एपीआई कॉल कर सकते हैं, या हम अपने प्रोजेक्ट की एपीआईज कैसे बना सकते हैं, एपीआईज को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाएगा, सिक्योर कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी होती है एपीआईज बिल्डिंग में। और फिर आप आ जाते हो फाइनली उस पूरे प्रोजेक्ट को जो आपने थ्रू आउट इन चीजों में बनाया है उसको होस्ट करने पर। तब आपको सीखना होता है डोमेन होस्टिंग और सर्वर्स कैसे काम करते हैं। तो गाइज जब आप एक डोमेन लेते हो जैसे wscubetech.com, ये एक डोमेन है। ये डोमेन किसी न किसी होस्टिंग से कनेक्टेड है, किसी न किसी सर्वर पर होस्टेड है हमारी वेबसाइट। तो ये पूरी साइकिल कैसे काम करती है, हम डोमेन नेम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, या हम उसमें डोमेन में हमारे सर्वर में हमारी होस्टिंग में डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं, कैशिंग कैसे करवाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट फास्ट लोड हो, हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, हम प्रोडक्शन सर्वर पर कैसे वेबसाइट मैनेज करते हैं, कैसे वहाँ कोड एडिट कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी आपको सीखना होता है। और आपको ये भी सीखना होता है कि जब आप एक सर्वर मैनेज कर रहे हो तो उस सर्वर की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो सारी कैसे काम करती है, रीडायरेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से आप पूरे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को सर्वर पर मैनेज कर सकते हो। जब ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होते हो तब फाइनली आपको लास्ट में ये सीखना होता है। देखिए हम लोग क्योंकि बेस लेवल से शुरू कर रहे थे तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सीख लिया कि वेबसाइट बनती कैसे है, डायनेमिक वेबसाइट बैकएंड से आप बनाते कैसे हो, एपीआईज कैसे बनाते हो, फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ सीख लिया। जो फाइनल स्टेप जो मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को करते करते आप एटलीस्ट 6-7 महीने आगे आ चुके होंगे। तो जो फाइनल स्टेप आपको सीखना होता है, मैं फाइनल नहीं कहूँगा इसको क्योंकि लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, आप आगे भी सीखते हुए जाओगे ऑब्वियसली, बट यहाँ आपको लास्ट में ये सीखना होता है, या मेरी तरफ से जो लास्ट चीज़ बता रहा हूँ वहाँ आपको सीखना होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को स्केल कैसे किया जाता है, यानी सिस्टम डिजाइनिंग कैसे होती है। जो आप एप्लीकेशन बना रहे थे क्या वो उतना क्विक काम कर सकता है जितना एक बड़ी जाइंट वेबसाइट काम करेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अमेजॉन की, अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की, अगर मैं बात करूँ नेटफ्लिक्स की, तो वो उसका बहुत बड़ा यूजर बेस है, बहुत सारा डेटा वो मैनेज करते हैं। तो आखिर वो मैनेज कैसे कर रहे हैं, इसको डिजाइन कैसे किया जाता है, आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें सीखते हो, स्टेप बाय स्टेप सीखनी है आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, या कहीं फंस जाते हैं तो आपको हेल्प लेते रहना है। आप वीडियोस देख सकते हो, आप डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ सकते हो, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस पे जा सकते हो, कुछ ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, बट आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ पे स्टिक रहना है क्योंकि एटलीस्ट 6 महीने आपको लगने वाला है जिसमें आप रेडी हो जाते हैं फॉर द जॉब या फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ बैकएंड। अब जब ये चीज़ें आप कर लेते हो तब और भी चीज़ें धीरे धीरे आगे चलती रहती है। जैसे जैसे आप आगे अपने करियर में जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी और चीज़ें सीखने मिलती है। बट ये रोड मैप आप फॉलो करते हो अगर, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। जो टेक्नोलॉजीज मैंने इसमें बताई है उन चीज़ों के लिए आपको इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं इजीली। आप वहाँ जा सकते हो, आप हमारी अपनी वेबसाइट्स पर जा सकते हो, tutorialfreak.com पर जा सकते हो, या आप किसी भी टाइप की रिसोर्स को डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। बट एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो है कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और प्रैक्टिस करते हो तो बैकएंड डेवलपर बनना बहुत ईजी है, और बैकएंड डेवलपर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उनकी सैलरीज भी बहुत हाई होती है। तो आई होप गाइज इस पूरे वीडियो में जो हमने रोड मैप डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका फ्रेंड बैकएंड डेवलपमेंट को लेके कंफ्यूज्ड है तो उसके साथ ये रोड मैप शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।